हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट आईएएस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मैं शुरू करने जा रहा हूं सोशियोलॉजी ऑप्शनल। जिन जिन स्टूडेंट्स का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है और जो यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर किसी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल के रूप में सोशियोलॉजी रखना चाहते हैं या जो रखे हुए हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी बीपीएस का मेंस होने वाला है। दिसंबर में बीपीएससी मेंस होगा, नवंबर 15 तक में आपको जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर दिसंबर जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा। तो उसके पहले बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी में ओवरलैप करते हैं, यानी दोनों में कॉमन है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। मैं इस सिलेबस को, यानी जो यूपीएससी का सोशियोलॉजी का सिलेबस है, इसको एकदम डिटेल्ड में, एकदम जितने भी जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जितने भी जो कोर कंसेप्ट्स हैं, उन सारे कंसेप्ट को एक एक करके समझते चलेंगे, उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी अगर जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ज्वाइन करेगा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, आईएएस के रूप में, या फिर एसडीएम के रूप में, या किसी भी सोसाइटी में कोई अगर रह रहा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वो सोसाइटी को जान रहा है या नहीं जान रहा है, सोसाइटी को समझता है कि नहीं समझता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एक आम नागरिक को भी, एक जो सिटीजन है इस देश के, उन सिटीजन को उससे अवेयर होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी का, हमारे कंट्री का जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या क्या है, सोसाइटी कहाँ है अभी, किस कंडीशन में है, और क्या क्या किया जाना बाकी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आखिर यूपीएससी में सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के रूप में रखा, और रखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जितने भी हम एग्जांपल देंगे कि सृष्टि देशमुख करके एक प्रीवियस ईयर में वो ऑल इंडिया रैंक 5 उनका आया था। उनका एक बहुत ही अच्छा थॉट है, खास करके जो सोशोलॉजिकल थिंकिंग है उस पर, और उन्होंने सोशोलॉजी में अच्छा बेहतरीन स्कोर किया। तो किसी भी ऑप्शनल को चूज करने से पहले 3-4-5 क्राइटेरिया है जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। दूसरा चीज़ है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका मार्किंग प्रोसीजर क्या है, एवरेज मार्क्स अगर आ रहे हैं तो कितने हैं, उसका ट्रेंड क्या रहा है यूपीएससी में, और अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, या उसके जितने भी जो मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स, वो मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, और फिर आपको कितने दिनों में उस सिलेबस बड़ा है छोटा है, कितने दिनों में उसको अगर आपका पकड़ है, उस पर आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को पढ़ने में, तो 4 से 5 महीने काफ़ी है, 4 महीने काफ़ी है आपको ऑप्शनल पढ़ने के लिए। 4 से 5 महीने में पूरा ऑप्शनल आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि फर्दर आप रिविज़न कर सकें। और अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अक्टूबर लास्ट होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक में हम लोग इस सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। कोशिश ये रही कि जितने भी जो इसमें कोर एरियाज हैं, कोर टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करते चलें, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखते चलें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टॉपिक से पर्टिकुलरली कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, या भी 2022 में जो सोशियोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं किस किस टॉपिक से। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद फिर डिस्कस करेंगे कि इसका फंडामेंटल्स क्या है, और किन किन चीज़ों पे, किन किन कोर एरियाज पे हमें फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर 1 जो फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी का जो मूल चीज़ें हैं, जो बेसिक्स है सोशियोलॉजी के, उन सारी चीज़ों पे आके सोशियोलॉजी कोई पढ़ने स्टूडेंट जा रहा है तो किन किन टॉपिक्स को या सब टॉपिक्स को उसको कवर करना पड़ेगा। पहला हमारा जो चैप्टर है, या पहला टॉपिक कह सकते हैं इसमें, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, यानी इसको एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए, या क्या है एक्चुअली सोशियोलॉजी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी एक्चुअली। सोशियोलॉजी साइंस है, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है, सोशियोलॉजी आर्ट्स का विषय है, या सोशियोलॉजी क्या है। भाई वी आर गोइंग टू स्टडी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसमें पहला सब टॉपिक है हमारा मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर ये सोशियोलॉजी जो टॉपिक है, सोशियोलॉजी जो एक डिसिप्लिन के रूप में, इसका इमर्जेंस कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। मॉडर्निटी एक टर्म है, मॉडर्निटी
सभी लोग मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, और कितने मॉडर्न हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें जो मॉडर्निटी का जो क्राइटेरिया उस पर रखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, मॉडर्निटी को हम लोग कितना फॉलो करते हैं, या जो अर्ली ह्यूमंस थे उससे कितने डिफरेंट हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी धीरे धीरे करके। दूसरा हमारा इसमें सब टॉपिक है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सोशोलॉजी है इसका स्कोप क्या है, एंड कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। जैसे इसको और सोशल साइंसेज है, हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे, पॉलिटी से कंपेयर करेंगे, इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे। आखिर कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में रहता है तो जो सोसाइटी के जो फंडामेंटल्स हैं, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये जितने चीज़ें हैं सारे चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती है और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स है, क्या सोशोलॉजी हिस्ट्री है, क्या सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस है, क्या सोशोलॉजी कोई और सब्जेक्ट है, ये साइंस है भी या नहीं है। सोशोलॉजी दो शब्द से बना है, सोशियो प्लस लोगोस, यानी जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, सोसाइटी को फर्दर हम लोग आगे देखेंगे, डिवाइड करेंगे। सोसाइटी मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर में रहते हैं तभी उनको सोशल बोला जाता है, अगर सोशल वो नहीं है तो फिर एनिमल है। इसका देखेंगे कि जब एरिस्टोटल बोलता है कि ह्यूमन बीइंग और मैन इज अ सोशल एनिमल, तब उसका क्या मायने होता है, सोशल एनिमल आखिर क्यों बोला है मैन को। तो सारे जितने भी जो थॉट्स हैं, जितने भी जो सोशोलॉजिस्ट स्कॉलर हैं या फिलोसॉफिकल स्कॉलर हैं, या जितने भी जो ग्रेट स्कॉलर्स रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न के हों या फिर इंडियन स्कॉलर हो, सारे स्कॉलर्स को, खास करके सोशोलॉजिकल स्कॉलर्स को हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। कंपेरिजन विद अदर साइंसेज, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशोलॉजी और कॉमन सेंस क्या है, यानी नॉर्मली आदमी बोल चाल के भाषा में कहते थे कि कॉमन सेंस भी नहीं है क्या, यानी अपना यूज योर कॉमन सेंस। ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्या सोशोलॉजी कॉमन सेंस है, ये हमारा टॉपिक है, इस पर डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। सोशोलॉजी एज साइंस दूसरा चैप्टर या दूसरा टॉपिक है हमारा, सोशोलॉजी एज साइंस, यानी साइंस के रूप में सोशोलॉजी को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या सोशोलॉजी विज्ञान है, यानी जो समाज शास्त्र एक विज्ञान है, अगर विज्ञान है तो उसमें कौन कौन से साइंस है, साइंटिफिक मेथड है एंड क्रिटिक है। अगर साइंस है तो कौन कौन से उसके साइंटिफिक मेथड है, अगर विज्ञान होगा तो उसके बहुत सारे मेथोडोलॉजी होंगे। मान लीजिए कि अगर फिजिक्स है तो बहुत सारे उसके थियरीज हैं, केमिस्ट्री है तो उसके अलग अलग थियरीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, या जितने भी जो चीज़ें हैं, हर एक स्ट्रीम के, हर एक साइंसेज के अपना एक थियरी होता है, अपना एक मेथड होता है। तो अगर सोशोलॉजी साइंस है तो इसका साइंटिफिक मेथड क्या है, आखिर किस आधार पर हम लोग कहेंगे कि हाँ सोशोलॉजी इज अ साइंस। या फिर क्रिटिक, जितने भी जो इसके क्रिटिक होंगे वो कैसे इसको डिनाई करते हैं कि नहीं सोशोलॉजी तो साइंस है ही नहीं, साइंस में तो ये सारी चीज़ें होती है, सोशोलॉजी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है, खास करके हम लोग जब देखेंगे कि सोशोलॉजिकल जो फिलोसफर्स हैं, सोशोलॉजिकल जो थिंकर हैं, वो किन किन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं ताकि हमारे पास वो डेटा दे सकें कि हाँ ये सोशोलॉजी है, ये साइंस के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च है। बिना रिसर्च का सोशोलॉजी काम नहीं करेगा। सोशोलॉजी केवल कॉमन सेंस नहीं है, केवल विज्ञान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है। पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक, पॉजिटिविज्म क्या है, एक कोर कंसेप्ट है, कीवर्ड से पॉजिटिविज्म, इसको हम लोग समझेंगे। और इसका कौन कौन से लोगों ने इसका मैंने इस पे कमेंट्री दिया या इसको इसके बारे में क्रिटिसाइज किया। फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट वैल्यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज, या पॉजिटिविज्म आ गया तो नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी क्या क्या है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है एंड फिर एनालिसिस उसका कैसे होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस में क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें देखा जाएगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यानी केवल क्वालिटी ही नहीं है, उसमें क्वांटिटी भी है, और इसके अप्रोच क्या क्या है सारे इस सिलेबस में हम लोग देखते जाएंगे। तो एक बार हम लोग चाहेंगे कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, दृष्टि के विजन पे, या आप गूगल पे सिंपली टाइप कीजिए सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, पूरा का पूरा आप वहाँ देख सकते हैं। फिर इसको डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि इसमें कितने कितने जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स क्या है।
टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी सोशोलॉजिकल जो डाटा हमारे पास आता है कि इतने लोग हंगर में है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर इनका सोशोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है वो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, ताकि इसका क्या क्या मेथोडोलॉजी है और उसके टेक्निक कौन कौन से हैं और किन किन जो सैंपल्स लेने का तरीका क्या क्या है। वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये सारे कोर टॉपिक्स हैं। सारे कोर टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। फिर है इस सोशोलॉजी को आपको थिंकर्स पेपर बोला जाता है। थिंकर्स पेपर, साठ से 80% जो पेपर बनेगा वो आपको थिंकर से रिलेटेड होगा, यानी 5-6 थिंकर्स हैं। इसमें हम लोग थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है इसमें। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम, तालकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन एंड मीड। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हमें हो सकता है बहुत कुछ आप जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, तालकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन, मैक्स वेबर, ये जो 5 सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, इन थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। और 5 थिंकर को पढ़ने के बाद और इनके जितने भी जो और आगे जितने भी जो टॉपिक जो ओवरलैप करेंगे या जो कॉमन हैं उनको पढ़ने के बाद 60 से 70% तक जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस आएगा, इन्हीं 5 थिंकर्स के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। पहला पेपर है जिसमें हम लोग जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड पेपर होगा वो इंडियन थिंकर्स के बारे में होगा, इंडियन सोशल थिंकर के बारे में होगा। वो इंडिया पे ज़्यादा फोकस करेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड के सोशल थिंकर हैं उनके बारे में। तो एक से एक बड़े बड़े खोपड़े वाले जो लोग हैं जो सोशोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को चेंज करने का काम किया है। और कार्ल मार्क्स ऐसा पहला व्यक्ति हुआ जो केवल प्रॉब्लम को अराइज नहीं किया बल्कि उसको चेंज करने का प्रयास किया है। और ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद जो है पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई। एक जो हो गए जो कार्ल मार्क्स के विरोध में हो गए और एक जो कार्ल मार्क्स के साथ हो गए। यानी जो कार्ल मार्क्स का थियरी है, जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी का जो थियरी है, कम्युनिज्म का जो थियरी है, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज ही टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है कम्युनिस्ट सोसाइटी और कम्युनिज्म क्या है, आखिर इसका उद्भव कहाँ से हुआ और ये कार्ल मार्क्स इसके बारे में क्या सोचता था, किन किन फंडामेंटल्स को बताया उसने। और ऐसा एक कैसा दुनिया चाहता था वो जिसमें सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले की दुनिया जब अर्ली स्टेजेज हम लोग जब एंशिएंट में भी देखे हैं, अर्ली स्टेजेज में जो मनुष्य है उसको प्रॉब्लम सर्वाइवल का प्रॉब्लम था, सोशल प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो समय तक वो सोशल हुआ ही नहीं था। तो जैसे जैसे वो सोशल होते जा रहा है उसकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ते जा रही हैं। तो इसके बारे में हम लोग कार्ल मार्क्स को देखेंगे। इसका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है, एक मैटर पे फोकस करता है। जो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उस पर फोकस करता है कि जितनी भी जो सुख सुविधाएं हैं ये सारे लोगों को मिलना चाहिए। और ये जो मेटेरियलिज्म हिस्टोरिकल कहने का इसका सेंस क्या है कि जो इसके एक गुरु हुए हीगल, ये हीगल के जस्ट अपोजिट था। हीगल कहता था कि कोई भी मैटर जो है, मैटर के पहले आइडियाज आते हैं, यानी दिमाग में आइडिया आएगा तब मैटर उसको समझ में आएगा, तब वो मैटर का निर्माण करेगा। कार्ल मार्क्स बोलता है कि नहीं, ये जो मैटर है ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है और मैटर है तभी आइडियाज क्रिएट होते हैं। अगर मैटर न रहे इस नेचर में तो कोई आइडियाज ही नहीं आएगा। यानी मान लीजिए कि ये जो पेन है, तो ये पेन पहले आया कि आइडियाज पहले आया। नॉर्मली देखने पे हमें समझ में आएगा कि ये पेन पहले आया, आइडियाज पहले आया, क्योंकि जब तक हमें कोई आइडिया नहीं आएगा तो उस वस्तु का निर्माण हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अब वो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास आइडियाज हैं और वस्तु ही नहीं है, ये पेन किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है, वो सारे मटेरियल्स ही नहीं है, तो हम आइडियाज लेकर क्या करेंगे। इसका मतलब कि इस पेन के निर्माण में जितने भी जो फंडामेंटल्स लगे हुए हैं, जितने भी जो इसमें वस्तुएं लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है। उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में जैसे ही हमने अरेंज कर दिया, वो एक वस्तु का रूप धारण कर लिया। तो ये है कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का। फिर हम लोग देखेंगे
डिटेल में देखेंगे। केवल यही नहीं है, उसमें बहुत सारे वो थियरी देता है, थेसिस का, एंटीथेसिस का एंड सिंथेसिस का, जो हीगल का थियरी था। और ये बोलता है कि जो हीगल है उसके गुरु, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कार्ल मार्क्स पे आएंगे, आज ही पढ़ेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एलिनेशन क्या है, क्लास स्ट्रगल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। फिर है इमाइल डर्कहाइम है, इमाइल डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी। एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, यानी समाज में जैसे ही हायरार्की आएगा तो वो डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा कि आप ये काम कीजिएगा, हम ये काम करेंगे। वो जो हायरार्की है, यानी जो हायरार्की समाज में बना हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली है क्या। फिर सोशल फैक्ट क्या होता है, सुसाइड, यानी जो सुसाइडल कैसे आता है, जो थॉट आता है, आखिर क्यों आता है। तो ये एलिनेशन के कारण आएगा। किसी व्यक्ति कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, उस अपने काम से सुसाइड माने काम से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन। एलिनेशन का मतलब होता है कि लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, डिटैचमेंट ऑफ वर्क, अपने वर्क से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो वो डिप्रेस होता रहेगा। और जब डिप्रेशन में जाएगा तो उसको सोसाइटल जो थॉट है वो आएंगे। और वो क्यों नहीं संतुष्ट होता है, इसके बहुत सारे सोशोलॉजिकल थियरी दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी। मैक्स वेबर का है सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार हम कहेंगे कि आप देख लीजिए। हम जब स्टार्ट करेंगे, जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ किनशिप से स्टार्ट करेंगे। फैमिली क्या होता है, जो बेसिक है फंडामेंटल फैमिली के, वो समझेंगे हम लोग कि फैमिली किसे कहते हैं। हाउस होल्ड क्या होता है, यानी हाउस और हाउस होल्ड क्या होता है। मैरिज क्या होता है, मैरिज एक फंडामेंटल यूनिट है इस सोसाइटी का। मैरिज एक देखेंगे कि मैरिज एक्चुअली है क्या, इसका सिस्टम आया कहाँ से, कैसे आया। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार कितने होते हैं और उसका स्वरूप क्या होता है। लीनिएज एंड डिसेंट्स, अब देखेंगे कि जो लीनिएज आएगा, कुल आता है, डिसेंट आता है, फिर उसके उत्तराधिकारी आएंगे। कुल कहने का मतलब यह है कि जो वंश चलता है हमारे सोसाइटी में, उसका क्या मतलब है। पैट्रियार्कल एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं इस देश के, हर एक आदमी को तो जानना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएं, बन जाएं केवल यूपीएससी के लिए, नहीं। एक जो कॉमन पीपुल हैं, कॉमन मासेस हैं, उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। और मेरा पर्पस यही है कि इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ये सारे जितने भी यूपीएससी के कंटेंट्स हैं, इस पर वीडियो बना के हम इंटरनेट पे डालेंगे, ताकि इसका लाभ पूरे भारत के जो लोग हैं वो उठा सकें, चाहे वो स्टूडेंट हों या यहाँ के सिटीजन्स, सब के सब। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, अभी का ट्रेंड्स क्या चलता है। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, जैसे सोशल चेंज क्यों होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि पहले जो अर्ली सोसाइटी था वो बस केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, और वो अपना भोजन की खोज में या तो हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। फिर जब न्यूलिथिक एज में आते वो धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट करते हैं। खेती करने के बाद फिर उनका जो लाइफ है वो सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब सेटल लाइफ पे स्टार्ट करते हैं तो फिर उस समय तक उनका जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस नहीं था। सरप्लस होने का मतलब है कि जितनी उनकी ज़रूरतें थी, बस उस ज़रूरत के हिसाब से ही वो सारी चीज़ें किया करते थे। सरप्लस प्रोडक्शन उस समय तक नहीं था, जितना वो प्रोडक्शन करते थे सारा कंज्यूम कर जाते थे। प्रॉब्लम उसी समय खड़ा हुआ जब सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया और फिर प्राइवेट ओनरशिप आना शुरू हो गया। हम लोग देखते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो कम्युनिटी में रहते हैं, यानी जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, जिसको कार्ल मार्क्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलता है, कि उस समय कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं था। सारे लोग कुछ भी अगर शिकार करते हैं तो सभी लोग मिल बांट के खाते हैं। कोई प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अगर लिप्त हैं तो भी वो क्या करते हैं कि उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है और सारे लोग उसका ऑनरशिप रहते हैं और सारे लोगों को एक्सेसिबिलिटी वहाँ रहता है। तो फिर फर्दर सोसाइटी जब देखते हैं हम लोग, अभी तो सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं,
सोशोलॉजिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज का सोशोलॉजिकल थियरी क्या है? डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। एजुकेशन के थ्रू सोशल चेंज कैसे आता है किसी भी सोसाइटी में। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, यानी साइंस टेक्नोलॉजी का सोशल चेंज पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग कंप्यूटर जो बड़ा बड़ा से लेकर के अभी जो स्मार्टफोन मोबाइल आदमी यूज कर रहा है, आखिर क्या चेंज आया है। पहले आदमी ऐसे ही बिना माइक का बोलता था, अभी माइक लगा के बोल रहा है। कैसे टेक्नोलॉजी पूरे लाइफ को, सोसाइटी को प्रभावित करता है। इन सारे जो कोर टॉपिक्स हैं, कोर एरियाज हैं, इनको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे। इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर, ये है पेपर 2 में। पेपर 1 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, जो सोशल थिंकर में, क्योंकि यहां से हमें 60 to 80% है, तो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि जितने भी जो सोशल थिंकर हैं उनके जितने भी जो थियरीज हैं, सारे थियरीज को हम लोग डिस्कस कर लें और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे हम लोग। तो ठीक है, पेपर 1 को थिंकर्स पेपर ही बोला जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं फर्दर कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नाम सुनते ही कितने लोगों को लगेगा कि कैसा व्यक्ति था, क्यों पैदा हो गया इस पूरे दुनिया में, कि त्राहिमाम तबाही मचा के चला गया। उसका लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा। कार्ल मार्क्स का नाम जब भी हम लोग लेंगे तो बाअदब लेंगे, बड़े रिस्पेक्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिखलाया कि जो वर्किंग क्लासेज हैं, पढ़ते हैं हम लोग आगे। कार्ल मार्क्स आज तो बस केवल आउटलुक देखेंगे कि आखिर कौन कौन से थियरीज उन्होंने दिया है, और फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग तो जितने जो फंडामेंटल्स हैं फैमिली किनशिप से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे करके जो सोशोलॉजिकल थिंकर पे जाएंगे, तो जो 5-6 थिंकर्स हैं, इन सारे थिंकर्स को एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए सोशोलॉजी पेपर 1। इसको थिंकर्स पेपर बोला जाता है। यानी जितने भी जो सोशोलॉजिकल थिंकर हैं उनका पेपर बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो थियरीज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। और पहला हम लोग इसमें पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में। 1818 to 1883 इनका जो जन्म है जर्मनी के एक ज्यूज फैमिली में हुआ था। जर्मनी के एक ज्यूज फैमिली, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और फिर इनका जो पढ़ाई लिखाई है, ये इकोनॉमी पढ़े, फिर सोशोलॉजी पढ़े, ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस भी रहे हैं। इनके जितने भी जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे के करके। और इनका जो लाइफ है, जब ये शुरुआत से ही, यानी खास करके जब यंग हुए, अपने जो टीन एज से ही इनका जो माइंड है बहुत ही कह सकते हैं कि क्वेश्चनिंग माइंड था, कि हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना, किसी भी चीज़ को ऐसे ही ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनका मानना था कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में सोचो। उसके यानी जो प्रिमिटिव एज है, इस प्रिमिटिव एज में हंटिंग करता है मनुष्य, फूड गैदरिंग करता है, फॉरेस्ट डेवलर होता है या फिर फॉरेस्ट डेवलर होता है, यानी जंगलों में रहना होता है, या फिर वो गुफाओं में रहता है।
और वहीं वो अपना जीवन यापन करता है। उस समय देखेंगे कि जो फैमिली का कंसेप्ट है, फैमिली का कंसेप्ट भी नहीं आया है, क्योंकि जो मनुष्य है वो जो होमोसेपियंस से होमोसेपियंस की तरफ बढ़ रहा है। और फिर इसके बाद फिर देखेंगे कि वो धीरे धीरे उसका ग्रुपिंग होना शुरू होता है, कम्युनिटी डेवलप होना शुरू होता है। और उस कम्युनिटी में मनुष्य जब 2-4 लोग मिलकर किसी कम्युनिटी में रहने लगते हैं तो फिर वो धीरे धीरे फर्दर जब जाएंगे तो एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे वो, ठीक है। फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन वो कम्युनिटी में रह रहे हैं, यानी उनका जो खाना है वो सबके लिए खाना एक तरीके से बनता है, खास करके जैसे अभी का कंसेप्ट जो कम्युनिटी किचन होता है कि कोई भी व्यक्ति आए उस कम्युनिटी किचन में आके खाना खा सकता है, उसके बदले में कुछ पैसे पे कर ले। अभी का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका कह सकते हैं हम लोग। उस समय क्या था कि जो भी शिकार करके लाए एक जगह रखे और वो सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि सर्वाइवल का मैटर था, सभी लोगों को सर्वाइव रहना है, सभी लोगों को जीना है। फिर वो ये कोई नहीं कहता था कि नहीं मैं लाया हूँ तो केवल मैं ही खाऊंगा, ऐसी जो कंसेप्ट थी उस समय नहीं थी। इसी को प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलता है कार्ल मार्क्स, कि उस समय के जो लोग थे वो कम्युनिस्ट यानी जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, यानी वो इक्वलिटी में विश्वास रखते थे। और वो जो राइट टू इक्वलिटी है उनका कंसेप्ट वहाँ चलता था कि सारे लोगों को जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन पे सारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, और वो था भी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्लेव सोसाइटी या फिर एंशिएंट सोसाइटी आता है। दूसरा कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये स्लेव सोसाइटी आता है। स्लेव सोसाइटी और एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी प्रॉब्लम इसके बाद खड़ा होगा कि जब वो लोग खेती करने जा रहे हों, जब लोग फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो एक जगह लाइफ स्टेबल हो गया, उनका लाइफ सेटल हो गया। अब एक जगह रहने लगे, अब घुमंतु बोटिया की तरह यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे हैं, और उनका जो लाइफ है एक स्थान में कंसंट्रेट रहा है। क्योंकि पौधों को उसको शुरू में उन्होंने तो हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि फूल लगाना, बागवानी लगाना, या जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसका माने उसको बोना, वो सारे हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर एग्री की तरफ पढ़ते हैं। एग्री मतलब जो खाद्यान्न है, यानी जो खाने की जो वस्तुएं हैं, जो खाने की जो चीज़ें हैं उस पर फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसको फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर फर्दर इन लोगों को कैसे जो स्लेव कैसे बन गए, या फिर जो एंशिएंट सोसाइटी है इसके बारे में कार्ल मार्क्स क्या बोलता है। क्योंकि इनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो रहा है। मोड ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं, यानी जो काम करने की जो विधि है वो चेंज हो रहा है। यानी पहले जो क्या थे, केवल हंटिंग, फूड गैदरिंग करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे खेती करना और नए नए टूल्स का इस्तेमाल करना, नए नए जो जितने भी फर्दर हम लोग देखे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी देखे हैं कि उसमें नए नए जो शार्प पॉइंटेड या पॉलिश्ड वेपन्स का इस्तेमाल करना मनुष्य सीख जाता है नियोलिथिक आते आते। फिर चाल्कोलिथिक पीरियड में आके वो फिर कॉपर का इस्तेमाल कर लेता है, खास करके अपने एक्सेज या फिर जितने भी जो हो। आज क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो फिर मनुष्य उस चीज़ को, आखिर स्लेव सोसाइटी इसको कार्ल मार्क्स ने क्यों बोला है, क्योंकि जैसे ही खेती का कंसेप्ट आता है और खेती होने के बाद सरप्लस, अभी तक वहाँ देखे थे कि सरप्लस फूड नहीं था, यानी जितना लोग हंटिंग करके लाते थे, शिकार करके लाते थे, सब बांट जाते थे, सारे खा जाते थे। जब खेती करना शुरू करता है मनुष्य तो एक जगह लाइफ स्टेबल करना होता है, और फिर ये जो कबीले में चेंज हो जाते हैं, यानी इनका जो ग्रुपिंग्स बनता है वो बहुत ट्राइब्स में चेंज हो जाते हैं, और इनका जो एक दूसरे ट्राइब्स के प्रति जो क्लैश है वो चलने लगता है, खास करके ज़मीन को लेकर के। देखेंगे कि ये जो कि हाँ हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है हम इस पर रोपे हुए हैं, तो वो क्या करने लगे कि जो खेती करने वाले लोग थे, तो अगर कोई कबीला थोड़ा सा मजबूत है या कह सकते हैं कि वो जो वारफेयर में, लड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत रहता था, तो वो क्या करता था कि दूसरे कबीले पर अटैक करके उनके सारी चीज़ों को, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हड़प लेता था। उसके साथ साथ उन लोगों को भी अपना गुलाम बना लेता था। यानी या तो फिर क्या बोलता था कि ऐसा करो, अब भूमि तो हड़प ली हमको तो खेती होती आ नहीं रहा है, तो वो उनको फिर गुलाम बना लेते थे कि चलो अब मेरे लिए तुम खेती करो, ठीक है। तो जो एंशिएंट सोसाइटी है या फिर जिसको कार्ल मार्क्स ने स्लेव सोसाइटी बोला है, उसका निर्माण ऐसे होता है। और उसमें क्या होता है कि अब इस समय तक देखते हैं कि जो क्लास भी अभी नहीं आया है, यानी जो वर्ग है ऊपर यानी अपर और
लोअर का भी कंसेप्ट अभी तक नहीं आया है, यानी जो क्लास स्ट्रगल है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब वो धीरे धीरे करके क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जो है एक कबीले का दूसरे कबीले से जो स्ट्रगल है, जो लड़ाई है, वो चालू हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्लास का मतलब क्या होता है। क्लास का मतलब ये होता है कि एक जो वर्ग है उसके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, और दूसरे जो वर्ग है उसके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। हैव्स एंड हैव नॉट्स इसको बोलता है। आपको फिर हम लोग सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे या सोशल डिवीजन देखेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगेगी, वो आगे के क्लास है। अभी हम लोग इस बात को समझते हैं कि क्लास का मतलब यही है कि जिसके पास कोई चीज़ें हैं वो उसको अपर क्लास में रखा जाएगा, जिसके पास नहीं है वो लोअर क्लास में आ गया। क्लास का मतलब अभी तक मेनली इतना ही रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये जितने भी जो यहां से फिर मास्टर एंड स्लेव वाला जो कंसेप्ट है चालू हो जाता है, और ये फिर आगे चल के क्या होगा कि यही सर्फ्स और पीजेंट्स बनेंगे, सर्फ एंड पीजेंट्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला जो सोसाइटी है उसके बारे में कार्ल मार्क्स बोलता है कि वो जो फ्यूडल सोसाइटी है, यानी जो सामंतवादी सोसाइटी है, वो जो सामंतवादी समाज है, वो यानी लठैत समाज। ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि हम बहुत सारे जो ज़मीन है उसका मालिक रहेंगे, और जो हम कहेंगे वही सारे लोगों को करना है। ये भारत में तो बहुत प्रचलन रहा है। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का जब इशू कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास ऑनरशिप जो मालिकाना हक जिनको मिल गया था, अब उनसे मालिकाना हक छीनना भारतीय गवर्नमेंट के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। तब देखते हैं कि ये जो प्रिमिटिव लोग थे, इसी में से जो लड़ाकू कबीला था वो मास्टर बनता है। उसका कंसेप्ट क्या है कि जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर वो अटैक कर देता है, उनके सारे खाने पीने के जो सामान है उसको हड़प लेता है, और उनके भूमि को भी हड़प लेता है, फिर उनको भी अपना गुलाम बना लेता है। या तो मार देते हैं या फिर उनको गुलाम बना लेते हैं। तो ये जो स्लेव सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वहाँ से चला है। अरिस्टोटल, प्लेटो के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि वो तो एंशिएंट इंडियन में ही है, और वो कैसे कैसे जो उस समय स्लेव सोसाइटी था उनकी स्थिति क्या थी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उनका, वो सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो स्लेव सोसाइटी, इसमें क्या होते हैं, जो सर्फ्स एंड पीजेंट्स बन जाते हैं। मास्टर और जो सर्फ्स एंड जो पीजेंट्स रहते हैं, ये फिर चेंज होता है। तीसरा सोसाइटी में आपको ये फ्यूडल सोसाइटी आता है। सामंतवादी समाज, जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी रहता है वो, इसमें जो स्लेव्स हैं यही आपको सर्फ बनते हैं, यानी जो पीजेंट्स बनते हैं वही खेतीहर हो जाते हैं फिर। और जो यहाँ मास्टर थे, ये मास्टर यहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाते हैं, यही भूमि के मालिक हो जाते हैं। इनको भूमि का खुद मालिक बन बैठते हैं। और यहाँ के जो स्लेव्स थे जिनको इन्होंने अपने अधिकार में लिया था, इनके अटैक करके इनको गुलाम बनाया था, उन्हीं लोगों से फिर एक खेती करवाना शुरू कर देते हैं। तो एक कंसेप्ट रहा है। जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है इसका एक कंसेप्ट है। तो ये जो सामंतवादी समाज है ये क्या करते हैं कि ये यानी जो बहुत कम लोग हैं ये बहुत सारे भूमि का मालिक बन जाते हैं। यानी एक कबीला का जो मालिकाना हक मिला था उस समय जब वो अटैक करके लिया था, वही फिर इस सोसाइटी में क्या होता है कि वो सामंतवाद बन जाते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाते हैं। और उस समय के जो स्लेव्स थे वो स्लेव्स ही आगे चल के पीजेंट्स बन जाते हैं। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है कि ये जो सोशल चेंज हो रहा है, जो सोशोलॉजिकल चेंज आ रहा है सोसाइटी में, ये ऐसे है। और इसको कोई डिनाई नहीं कर पाया पूरे संसार में। अब देखते हैं कि आखिर हैव्स एंड हैव नॉट्स का क्या कंसेप्ट है। यानी जिस सोसाइटी के पास अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं वो तो सारे चीज़ें कमा करके जो मालिक हैं, जो लॉर्ड्स हैं उनको दे रहे हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनको दे रहे हैं। और जो लैंड लॉर्ड्स की मर्जी पे डिपेंडेंट है कि उनको कितना उनके मजदूरी का ये दे। तो ये सोसाइटी था उस समय। इसके बाद का जो सोसाइटी आता है उसको
कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बोला है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी यानी जो पूंजीवादी समाज है, यानी ये देखा जाएगा कि फ्यूडल लॉर्ड्स के बाद जो सोसाइटी है वो कैपिटलिज्म की तरफ यानी पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वही कैपिटलिस्ट बन जाएंगे। ये जितने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, और इसमें जितने भी सर्फ्स या फिर आपको पीजेंट्स थे ये आपके वर्कर्स में चेंज हो जाएंगे, वर्कर्स या फिर वर्किंग क्लास। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि प्रिमिटिव में क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सभी लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, सभी लोग एक अच्छे तरीके से हंस बोल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो स्लेव सोसाइटी आता है कि एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक कर देता है और उनके सारे ज़मीन को और खाने पीने की सारी चीज़ों को हड़प लेता है। केवल उनको ही नहीं बल्कि और उनके जो बीवी बच्चे हैं सारे लोगों को वो गुलाम बना लेता है। तो ये जो स्लेव सोसाइटी या फिर एंशिएंट सोसाइटी में सोशोलॉजिकल स्तर पे ये चेंजेज होता है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए कि जितने भी जो फ्यूडल सोसाइटी है वो फिर जब चेंज होता है तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण होता है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होगा, फ्यूडल सोसाइटी से फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होगा, और कैपिटलिस्टिक में जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं यही फिर कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, यही बुर्जुआजी क्लास आ जाएगा, और फिर दूसरा जो है वो सर्वहारा वर्ग आ जाएगा, यानी जो वर्किंग क्लास है वो वर्ग आ जाएगा, और फिर क्लास स्ट्रगल है वो चरम पे पहुंचने लगेगा। तो जो कार्ल मार्क्स है जब वो था, देखेंगे 1818 से 1863 का जो समय है, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो घोर पूंजीवाद का वो मतलब समय था। खास करके जितने भी जो ब्रिटेन हो गए या फिर जो जर्मनी हो गए या जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ जो कैपिटलिज्म अपने चरम पे था, और वही अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो देखा जाता है कि जर्मनी में तो जन्म लिया, फ्रांस में पढ़ने के लिए गया, और इसके थॉट प्रोसेस को, इसके थिंकिंग को देख के वहाँ से इसको भगा दिया गया। यानी फ्रांस से कार्ल मार्क्स को देश निकालने की सज़ा वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको दी कि नहीं ये पूरे देश के लिए खतरनाक है। ऐसा भारत में हम लोग केवल और केवल फिर जो ओशो है उसको सुनते हैं कि 17-18 देशों के जो लोग हैं उन लोगों ने जो ओशो है ओशो को वीज़ा देने से मना कर दिया था कि नहीं भाई हमारे कंट्री में तुम अलाउड नहीं हो। फिर भी अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में जाके वहाँ जो ऑरेगन है, रजनीशपुरम का निर्माण कर देता है ओशो, उसकी भी कहानी एक बहुत अलग है। ये जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा ब्रेन लेके जाता है कहीं भी, ऐसा इसके पास लॉजिक है, ऐसा आर्गुमेंट्स हैं कि कोई भी प्रोफेसर इसके सामने टिक नहीं पाता है। खास करके इसका जो टीचर रहता है हीगल भी टिक नहीं पाता है। तो फिर वो इसको ट्रैप करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ की जो सरकार है वो इसको बैन कर देती है अपने देश में और बोलती है कि तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। फिर वहाँ से भाग के ब्रिटेन जाता है, जो फ्रेडरिक एंजल इसका दोस्त रहता है, इसके जो मुसीबत में उसका साथ देता है, और वो हर सुख दुख में साथ रहा है। फ्रेडरिक एंजल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है इसके लाइफ में, वो बहुत ही कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना उसने कार्ल मार्क्स को मदद किया था। तो जब ये कार्ल मार्क्स जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो गई है, और ये चीज़ें कार्ल मार्क्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इक्वलिटी में विश्वास करता है, वो कम्युनिज्म में विश्वास करता है। वो बोलता है कि पूरे संसार को एक षड्यंत्र के तहत कम्युनिस्टिक सोसाइटी में ढकेल दिया गया है। और कम्युनिस्टिक सोसाइटी क्या होगा कि ये जो फिर जो प्राइवेट ऑनरशिप है, हम लोग देखेंगे कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या होगा, कैपिटलिज्म में क्या होगा कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है, प्राइवेट ऑनरशिप आएगा, यानी क्लास हैव्स एंड हैव्स नॉट में चेंज होगा। यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जिनके पास है इनको बोला जाएगा कि ये अपर क्लास है, जिनके पास नहीं है उनको बोला जाएगा कि ये लोअर क्लास है, और फिर उनके साथ तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। इसके सख्त खिलाफ था कार्ल मार्क्स। वो बोलता था कि नहीं, ये जो पूंजीवाद है पूरे मानव समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, ऐसा उसका मानना था। क्योंकि कुछ लोगों को, यानी जो कैपिटलिज्म में क्या होता है, अ फ्यू पीपुल
हैव्स एंड मेजॉरिटी जो है हैव नॉट्स में, यानी जो लोअर क्लासेज में, हैव नॉट्स में। और ये जो है यही वर्किंग क्लासेज है। जिसके पास हैव नॉट्स हैं, क्योंकि यहाँ फिर देखेंगे कि जब तक जो फ्यूडलिस्टिक माने सोसाइटी था उस समय तक मशीनों का निर्माण नहीं होता है। फिर इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीनीकरण होता है, अंधाधुंध मशीनीकरण होता है और नए नए उद्योग धंधे लगते हैं। और फिर जो पूंजीवादी हैं, जो जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहने वाले जो लोग हैं, उनका तांडव जो है पूरे दुनिया में मचता है। इसका ये नतीजा वही हुआ कि भारत भी उसका शिकार हुआ। भारत भी उसका कॉलोनिज्म का जो कॉलोनियल कंट्री बन गया इंग्लैंड का। और ये भी लगभग 200 सालों तक भारत पर भी अंग्रेजों ने शासन किया। तो देखा जाएगा कि आखिर जो इम्पेरियलिज्म है या जो कॉलोनिज्म के पीछे का क्या स्टोरी रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब कार्ल मार्क्स बताता है लोगों को, कार्ल मार्क्स जब अपने थेसिस के थ्रू, अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू जो भी वो चीज़ें लिखता है, पैम्फलेट्स लिख रहा है या जो मैगजीन लिख रहा है या जो पत्रिका लिख रहा है या कहीं आर्टिकल्स लिख रहा है, तो सारी चीज़ों में अपना जो थॉट है उसको देता है कि समाज को दो भागों में बांट दिया गया है। एक हैव्स एंड दूसरा हैव नॉट्स, यानी जो क्लास स्ट्रगल है वो शुरू हो जाता है। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो अपर क्लास और लोअर क्लास पूरे दुनिया में तांडव मचते रहता है। और जो एक मुट्ठी भर जो लोग होते हैं पूरे दुनिया की इकोनॉमी को, पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल करते हैं, पूरे दुनिया को अपने उंगली पे नचाते रहते हैं। भारत की स्थिति अभी क्या हम लोग देखेंगे कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की ओर भारत अभी बढ़ रहा है। खास करके अंबानी अडानी की बात करेंगे तो इससे जो 5-10% जो लोग हैं उनके पास अथाह धन संपत्ति है और बाकी जो सोसाइटी है वो अभी भी जो हाशिए पर ही है। तो भारत के बारे में जब इसको हम लोग देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो इसके पीछे का आखिर क्या कारण है। यानी जितने भी जो प्राइवेट ऑनरशिप आएगा, प्राइवेट ऑनरशिप के चलते क्या होगा कि अभी जैसे देखेंगे जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट जो लोग हैं ना वो कम पैसा पे करके एक्सप्लोटेशन, कैपिटलिज्म का मतलब ही है एक्सप्लोटेशन, पूंजीवाद का मतलब ही है एक्सप्लोटेशन। पूंजीवाद कुछ एक लोग जो हैं, जो बुर्जुआजी क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, खास करके जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, जो ट्रेड में उस समय लिप्त थे, देखेंगे तो वो बुर्जुआजी क्लास उनको बोला गया, ठीक है, यानी जो शोषण करने वाले लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको प्रोलेटेरिएट क्लास बोला गया कि जो सर्वहारा वर्ग है वो है कि वो बहुत मेहनत करता है और उसका फल बहुत थोड़ा सा उसको मिलता है। तो कार्ल मार्क्स ये देता है और बोलता है कि ये जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी है, कम्युनिस्टिक सोसाइटी का अंत होना ही चाहिए। और ये बहुत सारे थियरीज देता है। अब उस थियरीज को हम लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ आपको इसमें शायद अच्छे से नहीं दिखाई दे या दिखाई दे भी देगा, ये नहीं है, यहाँ से आते हैं हम लोग, ये है। पेपर 1 में जो चौथे हैं ये है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एलिनेशन है, क्लास स्ट्रगल है। तीन सारी चीज़ों के बारे में कार्ल मार्क्स ने बहुत ही डिटेल में बताया है कि आखिर लोगों का शोषण कैसे होता है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में पहले देखते हैं कि लोग हाथों से ही अपना शिकार करते हैं जानवरों का, उसके बाद फिर वो टूल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। जो पत्थरों के जो स्टोन एज में देखते हैं तो जो स्टोन टूल्स होते हैं उसी को वेपन के रूप में यूज करते हैं शिकार करने के लिए, फिर अपने खुद को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक। उसके बाद फिर जैसे न्यूलिथिक एज में आते आते बहुत सारी चेंजेज आता है। उसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में नई नई चीज़ों का देखेंगे, इंडिया के कंसेप्ट हो। उसी प्रकार जो पूरे विश्व में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें मनुष्य कैसे चेंज हो रहा है, तो उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। पहले वो जितने भी जो स्टोन था उसी से वो खुदाई करता है, फिर उसके बाद तांबे का आता तो उसका इस्तेमाल करता है, फिर लोहे का इस्तेमाल करता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो चेंज हो रहा है। यानी
मशीनीकरण अभी तक नहीं है, लेकिन जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में मनुष्य एंटर करता है वो मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब जैसे देखेंगे कि पहले जो बैल से खेत की जुताई होती थी अब ट्रैक्टर से होता है। अब भी और एडवांस चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। एलिमिनेशन, क्लास स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें फिर हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ द पीपुल है दे आर स्टिल इन बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ कार्ल मार्क्स को अच्छा नहीं लगता है। वो पूरे दुनिया के खिलाफ जितने भी जो बुर्जुआजी क्लास था उनके खिलाफ वो माने एक रिवोल्यूशन ही छेड़ देता है। वो बोलता है कि गो एंड बी यूनाइटेड द लेबर ऑफ द वर्ल्ड, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड बी यूनाइटेड। बोलता है कि हे पूरे देश, पूरे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और सारे जो मशीन है मशीनों को ध्वस्त कर दो। और एक क्रांति का आगाज करता है वो, ठीक। पूरा उथल पुथल मच जाता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, हाँ। और देखते हैं कि जो फ्रांस है उसको भगा दिया जाता है, फिर वो ब्रिटेन में जाके अपना आंदोलन है छुप के अपना लाइफ जीवन वो व्यतीत करता है। लेकिन फिर वो जब थियरी देता है, जितने भी जो बुक्स लिखता है एक से एक, जैसे दास कैपिटल है उसमें वो लिखता है, उसके बाद जो मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो लिखता है, और जो फ्रेडरिक एंजल है उसका बहुत मदद करता है उसमें। वो बोलता है कि पूरे दुनिया में रेडिकल चेंजेज होना चाहिए। रेडिकल मतलब एकाएक चेंजेज, और वो कैसे होगा? वो रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा। रेवोल्यूशन कौन करेगा? इस वर्किंग क्लास से ही कोई एक ऐसा नेता उत्पन्न होगा, ऐसा लीडर उत्पन्न होगा जो पूरे समाज को लेकर चलेगा और पूरे दुनिया को दिशा दिखाने का वो काम करेगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। और हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है रशिया में किया गया, चाइना में किया गया। हालांकि वो पूर्ण रूप से जो परफेक्ट कम्युनिज्म का एग्जाम्पल नहीं था। वो सोशलिस्ट जो कम्युनिज्म है वो रशिया में लागू हुआ, और जो चाइनीज कम्युनिज्म है वो चाइना में लागू हुआ। वो थोड़ा मॉडिफाई करके लोग अपना चेंज करते हैं। लेकिन जो आइडियाज आपको कार्ल मार्क्स ने दिया था उन आइडियाज पे खरा अभी तक कोई नहीं उतरा है। और वो ऐसा आशा करता है कार्ल मार्क्स कि ये जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी है, जो पांचवा हम लोग देखेंगे तो एक कम्युनिस्टिक सोसाइटी जो है 5 हम लोग देखेंगे तो ये जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी है पांच में हम लोग देखेंगे तो ये जो पांचवा क्या है? कम्युनिस्टिक सोसाइटी। ऐसा इमेजिनेशन ये करता है प्रिमिटिव स्लेव सोसाइटी और एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड नेक्स्ट कम्युनिज्म के बाद हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी, ऐसा वो आइडियाज देता है कि ये कम्युनिस्ट सोसाइटी है, ये पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जरूर आएगा, एक न दिख आ जाए। और ये जो सोसाइटी होगा एक क्लासलेस सोसाइटी होगा। यानी जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी होगा क्लासलेस और स्टेटलेस। दोनों का मतलब क्या होगा? क्लासलेस का मतलब यहां कोई लोअर अपर नहीं होगा, एक परफेक्ट कम्युनिज्म होगा। और वो समय आएगा। कार्ल मार्क्स ने कोई समय निर्धारण नहीं दिया है, डेडलाइन नहीं दिया है, लेकिन वो आएगा। अब रशिया में देख सकते हैं कि जब स्टालिन का समय था तो चाहता तो था कि हम पूरे रशिया में जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी है, जो कम्युनिज्म है, उसको लागू कर दें, लेकिन हुआ नहीं। उसके चलते बहुत रक्तपात हुआ। और चाइना में भी वही देख सकते हैं कि जितने भी जो माओस थे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग जो कम्युनिस्टिक सोसाइटी है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। रशिया में क्या किया? जितने भी जो गिरजाघर थे, टेम्पल थे, सारे को ताला लगवा दिया या फिर उनको स्कूल में चेंज करवा दिया। तो ऐसा तो विचार था कार्ल मार्क्स का। इसीलिए भारत में अगर देखा जाएगा तो जितने भी भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये लेफ्टिस्ट हैं, यानी ये लॉजिकल माइंड का है। राइटिस्ट मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स, जिसको मॉडर्न डे में हम लोग भक्त कहते हैं, ठीक है। और लेफ्टिस्ट मतलब जिसका कुछ वो ब्रेन कैलकुलेशन कर रहा है, आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर का है, वो हर बात पे सवाल करता है, उसको सवाल करना समझता है कि उसका अधिकार है, हक है। तो देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, इसके लिए उसने एक बुक लिखा था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब लिखता है और इसी पे जो है ये कम्युनिज्म पे आधारित है। इस किताब में वो बताता है कि आखिर कम्युनिज्म है क्या। अब देखेंगे हम लोग कि ये क्लासलेस सोसाइटी क्या है। यहाँ कोई क्लास नहीं होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, सब लोग एक समय रहते थे, जैसे वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में रहते थे वैसा। और ऐसा समय आएगा,
ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है, लोगों से अपील भी करता है, और वो मानता है कि एक न एक दिन ये सारी चीज़ें आएगी। जब कार्ल मार्क्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो एक आउटलुक मिल रहा है आपको, उसका एक थोड़ा सा एक नज़ारा पेश किया जा रहा है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि उसका जो थॉट था हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पे क्या सोचता था। उसके बाद जो कोर कंसेप्ट है उसने दिया कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे जो लेबर्स हैं, वर्किंग क्लास, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, जो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के जो लोग हैं उनके द्वारा। और उनको जो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी क्या होता है कि लोगों को एकदम हाई क्वालिटी का सारा चीज़ चाहिए, उसके लिए पैसे ही नहीं है उनके पास, तो फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। प्रोडक्शन तो वही कर रहे हैं लेकिन उनको उस पर ऑनरशिप नहीं है, प्राइवेट ऑनरशिप है, वो एक या फिर कुछ एक लोगों के हाथ में है। तो ये जो प्योर कम्युनिज्म है, प्योर कम्युनिज्म का कंसेप्ट है आपको जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में देखने को मिलता है। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, यानी जो ऑनरशिप होगा ये ऑनरशिप ही नहीं होगा, और जो ऑथोरिटेरियन सोसाइटी है वो ऑथोरिटेरियन सोसाइटी ही नहीं होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। कार्ल मार्क्स पूरा अपना जो थियरी है ये सारे थियरी ही दे देता है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं प्रिमिटिव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। एक चीज आपको समझाना जरूरी है कि सरप्लस का मतलब क्या हुआ। सरप्लस का क्या मतलब हुआ? सरप्लस का मतलब यह हुआ कि जितना मुझे आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा हम माने उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग का अगर देखा जाए तो एक दिन में कितने कपड़े पहनेंगे? 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3। लेकिन अलमीरा खोल के आप देखिए कि आपके पास कितने माने आपके यूज़ के लिए कितने कपड़े रखे गए हैं। 1, 2, 3, 4। अभी एक ग्रेट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन या जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो डेली कपड़े, नए नए कपड़े 2 बार 4 बार। और एक तो और हैं जिनके बारे में आप जानते ही हैं, वो 5 बार कपड़े न चेंज करें तो फिर क्या करना। तो हम नहीं बोलना चाहेंगे खोल के। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी कि किस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। अभी भी हमारा देश दुनिया का 3रा बड़ा इकोनॉमी है, और पूंजीवाद का हाल ये है कि 107वें नंबर पे है भुखमरी में हम लोग। हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पे है। अडानी दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया, और जितना पूंजी उसके पास है उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा है उस पर, तो उसको कर्जा आसानी से मिल जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारे इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। उस सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, एक भी चीज़ हमें नहीं छोड़ना है। पूरे यूपीएससी का सिलेबस का पूरा A to Z पढ़ जाएंगे। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे दशरथ मांझी का, तिलका मांझी का एक जो कंसेप्ट है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का वही विचारधारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर देखते हैं हम लोग कि जो कैपिटलिज्म में आइडियोलॉजी क्या होता है, इसका आइडियाज़ क्या है कार्ल मार्क्स का। सारी चीज़ों को सरप्लस में क्या है कि जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा का हो रहा है। मान लीजिए कि अभी देख लीजिए मोबाइल पे मोबाइल, नए नए मोबाइल, नई नई सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उसका कंजम्पशन भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो उसका प्रोडक्शन हो पा रहा है। अब एक कपड़ा का एग्जांपल हम लोग ने लिया कि अगर मान लीजिए कि 2, 4, 5 कपड़ा चाहिए एक व्यक्ति को जीने के लिए, 2 टाइम का वक्त का रोटी चाहिए, एक छोटा सा मकान में एक व्यक्ति को रहने के लिए 6x3 का अगर कमरा भी रहे तो भी वो ले लेगा। लेकिन अब तो एक बहुत माने हम भी उसका पार्ट हैं, हम उससे अछूता नहीं है कि उसको चाहिए 2 बेडरूम 3 बेडरूम का एक बड़ा सा हॉल चाहिए, 3 BHK का 2 BHK का बढ़िया किचन, सारा चीज़ उसको अवेलेबल हो, और वो हर एक जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है उसका वो पार्ट बन चुका है मनुष्य आज। और यही कारण है कि जो सोशल डिवीजन्स हैं बहुत बढ़ गए हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत बढ़ गए हैं, और ये जो ऊंच नीच का भाव है, अपर क्लास लोअर क्लास, अमीर गरीब, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने आज से 200 साल पहले ही सारी चीज़ें समझा के चला गया, अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आएंगे और जितने भी जो सोशल थिंकर है सबके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। होप आपको मज़ा आया होगा, और इस चीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें कि और फर्दर हम क्या इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं, ताकि इस चीज़ को और एक नेक्स्ट लेवल तक, हायर लेवल तक लेके जाया जा सके। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।